अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेखज़ारे तमन्ना, मुसन्निफ़ा है माहा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। वो आईने में खुद को बगौर देखते हुए सफ़ेद शर्ट का काला ठीक कर रहा था जब उसके पीछे शहला का अक्स नमूदार हुआ। हाशिम के लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट जागी। उसने गौर से खुद को और उसे एक साथ देखा और फिर मुस्कुराया। शहला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आ गई। सुबह बखैर मादाम, वो शगुफ्तगी से बोला। हाशिम, एक बात कहना थी। जितनी चाहिए कहिए, आपके लिए तो हम ऑफिस से लेट भी हो सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, शहला मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने जितनी छुट्टियाँ ली थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अब अस्पताल जाया करूँगी। ज़रूर चाहिए, वो खुश दिली से बोला। शहला चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, जैसे उसे किसी बात के कहने से झिझक सी थी। फिर वो धीरे से बोली, अम्मी से आप बात कर लीजिएगा। वो समझ रही हैं कि मैं जॉब मुस्तकिल छोड़ चुकी हूँ। मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया है। टाई की नॉट बांधते हुए हाशिम के हाथ रुक गए थे। उसके चेहरे पर लम्हा भर के लिए तजब्जब उभरा था। शहला, तुम अम्मी को मुनासिब अल्फाज में ये वजाहत कर दो कि तुम छुट्टियों पर थी। मेरा ख्याल है मेरा इस सिलसिले में कुछ कहना गैर मुनासिब होगा। हाँ, फिर अगर वो कोई नुक्ता एतराज़ उठाती हैं तो मैं उन्हें समझा लूँगा। क्या ऐसा करो, माहीन भी आई हुई है, उससे तज़किरा कर दो। अम्मी खुद समझ जाएंगी। क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। वो आमादा हो गई। मैं माहीन से बात कर लूँगी। एक बात और भी है। वो क्या? वो अब ब्रीफ केस में रखी फाइलें चेक कर रहा था। मैं कुछ दिन के लिए उमर को अपने पास ले आऊँ? हाशिम चौंका। वो लम्हा भर के लिए इस सवाल का जवाब ना दे पाया। चंद तनबीही जुमले उसकी याददाश्त से टकराए थे। इस घर में सिर्फ हमारी नस्ल परवान चढ़ेगी। लोग क्या कहेंगे, बहू के साथ पोता भी मिला है। शहला उसका चेहरा देख रही थी। हाशिम चौंक कर खुद पर काबू पाने लगा। हाँ ठीक है, हम चलेंगे उन सब से मिलने, तो उमर को भी ले आएंगे। कुछ दिन हमारे साथ रह लेगा। कुछ दिन? शहला के दिल में पिन सी चुभी। उसने कदरे बेएतबारी से हाशिम का चेहरा देखा। हाशिम उसकी कैफियत से बेखबर ब्रीफ केस बंद कर रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर शहला को देखा और उसके करीब आकर उसका गाल थपथपाया। मैं अब चलूँ? शाम को मिलते हैं। उसने बेदिली से सर हिला दिया। एमए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, फिर भी तुम फिक्र मत करो। मेरी कुछ जान पहचान है, तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। हाँ, ये है कि यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन मुश्किल है। कॉलेज से मास्टर्स कर लो। क्या ख्याल है? रबिया ने चौंक कर इबाद को देखा और मुस्कुरा दी। मेरे लिए पढ़ाई अहम है इबाद भाई, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। आप मुझे फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस वगैरह ला दें ताकि ये मराहल जल्द से जल्द तय हो जाएं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, उसने कहा। ये सारे काम कल ही हो जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तो हैं ना? जी हाँ, मैं इंतहाई उजलत में भी अपनी फ़ाइल लेना नहीं भूली थी। वो उदासी से मुस्कुराई। पर्दा ज़हन पर चंद मनाजर फिर उभर गए थे। उसका दिल उदास हो गया। शहरा आपी के ससुराल से भी काफ़ी लड़कियां जाती हैं, इबाद बोला। तुम्हें वहाँ से अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। तुम यूँ करो कि अनीका के साथ शाम को शहला आपी से मिलने चली जाओ। उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कैसी इन्फॉर्मेशन दरकार है जनाब को? अनीका चाय की ट्रे उठाकर कमरे में आ रही थी। उसके कान खड़े हो गए। वो भी शहला आपी के ससुराल से? खैर तो है। वो झुककर चाय मेज़ पर रखने लगी तो इबाद ने उसका कान पकड़ लिया। तुम्हारी खोपड़ी उल्टी फिट है, इसलिए तुम्हारी सोचें भी उल्टी सिमत सफ़र करती हैं। फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो कान छोड़ें। वो कराही। जल्दी से डॉक्टर बन जाओ तो तुम्हारा भी कुछ इलाज करें। अनीका ज़ोर से हंस दी। लीजिए, डॉक्टर बनो मैं और इलाज करें आप। ये तो लतीफ़ा हो गया। और मुझे आप कह रहे हैं कि मेरी सोचें उल्टी सिमत में सफ़र करती हैं। वाह वाह, अपने बारे में क्या ख्याल है जनाब का? बहुत नेक ख्याल है, वो इत्मीनान से पैर फैलाकर बोला। चलो चाय बनाओ। ये काम रबिया करेगी। वो मज़े से कुशन गोद में रख कर बैठ गई। रबिया दोनों बहन भाई की नोक झोंक मज़े से सुन रही थी। वो अपनी जगह से उठकर मेज़ के करीब आ बैठी और चाय बनाने लगी। रबिया, इतने दिन हो गए, अनीका ने कहा। तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया, अपनी फैमिली के बारे में, अपना बैकग्राउंड, माँ बाप, बहन भाई। रबिया का दिल धड़का, हाथ कांपा, चाय कप से छलक कर सॉसर में गिरी। वो इबाद को चाय पकड़ा रही थी।
रबिया के माँ बाप हयात नहीं हैं। ये बात चाय का कप थामते हुए सुकून और इत्मीनान से बोला। इसका एक ही भाई है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जॉब के सिलसिले में उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। चंद लालची रिश्तेदारों के खौफ से वो रबिया की जिम्मेदारी मेरे स्पुर्द करके गया है और इसका दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं, हम जो हैं। मुनीसा बेगम अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराईं। ऐसा क्यों कहते हो कि इसका कोई नहीं है? मैं इसकी माँ हूँ, अनीका और शहला इसकी बहनें हैं। उन्होंने रबिया का सर अपने कंधे से लगा लिया। रबिया की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मुनीसा बेगम के वजूद से उठती खुशबू उसे बहुत मसहूर कुन महसूस हुई। उसने बेइख्तियार ही अपने बाजू उनके गिर्द हमायल कर लिए थे। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। मधुर आवाज़ में गज़ल के दिलकश बोल कमरे की खामोशी में गूंज रहे थे। नाइमा कमरे में दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई। अरीशा बिस्तर पर दराज थी, दोनों हाथ सीने पर रखे, आंखें बंद किए वो किसी लाश की मानिंद साकत लग रही थी। चंद दिनों में उसका वजूद जैसे बर्फ़ की तरह से घुला था। चेहरा जो कभी शगुफ्ता गुलाब की मानिंद था, बेरौनक और जर्द हो रहा था। आंखें गढ़ों में धंसी हुई महसूस हो रही थीं। नाइमा को उस पर बेहद तरस आया और उसे दिली हमदर्दी महसूस हुई। वो उसके करीब आ बैठी। आहट महसूस करके अरीशा ने आंखें खोल दीं। वो चंद लम्हे नाइमा का चेहरा देखती रही, फिर उसने रिमोट से सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया। अरीशा कैसी हो? उसने डरते डरते पूछा। ठीक हो, वो आहिस्तगी से बोली। इतने दिन हो गए, तुम तो अब मिलने आती ही नहीं हो। खुद को कैद कर लिया है तुमने इस कमरे में। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अरीशा कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर उदासी से मुस्कुराई। एक कतरा उसकी आंखों से निकलकर बालों में गुम हो गया। बीमार तो हो गई हूँ नाइमा, शायद हमेशा के लिए। ऐसा क्यों कहती हो? खुदा ना करे जो हमेशा के लिए बीमार पड़ो तुम। नाइमा ने उसका हाथ थामा। उसे धचका सा लगा। उसका हाथ हड्डियों से बना हुआ महसूस हो रहा था। एक बात पूछूं तुमसे? वो झिझकते हुए बोली। कौन सी नई बात है पूछने को नाइमा? वो बेदिली से बोली। क्या जान लोगी तुम? तुम्हें नाफे पसंद नहीं हैं? वो बेइख्तियार ही पूछ बैठी। अरीशा तल्खी से हंस दी। उसके चेहरे पर तनफ़्फ़ुर फैल गया था। अब इन बातों से क्या फ़ायदा? मुर्दे को दफनाकर पूछना कि तुम्हें कब्र पसंद आई या नहीं। अजब ला हासिल सवाल है नाइमा। नाइमा खौफ और वहशत से उसका चेहरा देखने लगी थी। उसे अरीशा वाकई एक मुर्दे की मानिंद महसूस हुई, सर्द और बेजान। अरीशा, वो एक मरतबा फिर हिम्मत करके बोली। तुमने एक छोटी सी बात को खुद पर सवार कर लिया है। बाहर निकलो, हंसो, बोलो तो तुम्हारी ये बेसुकूनी कुछ कम हो। माहौल बदलने से ख्यालात पर बहुत असर पड़ता है अरीशा। मुझे अब किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने आंखें मूंद ली। अब तुम जाओ नाइमा। मेरे पास बैठने से तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। कहीं तुम में से भी काफूर की बू ना आने लगे। नाइमा सुन सी होकर उसे देखने लगी। अरीशा ने फिर आंखें नहीं खोलीं। नाइमा उठकर मरे मरे कदमों से दरवाजे की सिमत पड़ गई। वर्दा मुतफक्किर होकर कुछ सोचने लगी थी। मैं सच कह रही हूँ वर्दा आपी, वो मर जाएगी। वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकती। उसने खुद को एक मुर्दा तस्वुर कर लिया है और उसके अंदर ये यकीन पुख्ता होता जा रहा है। नाइमा उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी कहानी सुनाकर बैठी थी। दोनों बहनें हकीकतन परेशान हो गई थीं। क्या किया जाए, वो सोच रही थी। अब क्या हो सकता है? फ़ारूक मामू ने बहुत उजलत दिखाई है फ़ैसला सुनाने में। लड़कियां भी जीती जागती मखलूक हैं। वो भी जज्बात और एहसासात रखती हैं। उनकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। अगर उसे नाफे पसंद नहीं था तो बड़ों को उसकी बात को समझना चाहिए था। उन्होंने तो इसे अना का मसला बना लिया। मुझे लगता है नाइमा अरीशा के साथ ज़्यादती हो गई है। वो इतनी ज़्यादा हसास है, इसका किसी को अंदाज़ा ना हो सका। नाइमा ने इस बात में सर हिलाया। एक बात तो बताओ। वर्दा ने टटोलती नज़रों से उसे देखा। तुम, अरीशा और सानिया तो एक दूसरे की हमराज़ो तमसाज थीं। उसने कभी किसी और के लिए पसंदीदगी का इजहार किया? क्या कभी तुमने महसूस किया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है? नहीं। नाइमा ने नफ़ी में सर हिलाया। कभी भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो ज़रूर हमसे जिक्र करती। उसने पुरसोच अंदाज में कहा। तो फिर सारा मसला बस यही है कि वो नाफे को शिद्दत से रद्द कर रही है। इतनी ज़्यादा शिद्दत से कि उसकी अपनी हस्ती मिटती जा रही है और उसे या किसी और को इस बात का एहसास ही नहीं है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं अपिया? नाइमा ने तासुफ के एहसास में घिरकर पूछा। फिर जैसे उसे कुछ ख्याल आया। आप राफे भाई से बात करें ना। वर्दा ने उसे बुरी तरह घूरा। पागल हुई हो? मैं राफे से क्यों बात करूं? बात करना हुई तो मैं डायरेक्ट नाफे से करूंगी। तुम्हारा दिमाग भी न जाने कहाँ से कौड़ियाँ लाता है।
وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ نائمہ کے لب شرارت سے مسکرا اٹھے۔ اس نے پیار سے بہن کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سفیدی افق سے اتری ہے یا تیری مرمری پیشانی سے؟ یہ کرن آسماں سے ٹوٹی ہے یا پھر تیری مسکان کی ذو فشانی سے؟ دل کے جذبوں نے بول نہ سیکھا تیری نظروں کی مہربانی سے۔ وہ سادہ صفحے پر رقم الفاظ کو تک رہا تھا۔ عجب آرزویں تھیں جو شہر تمنا میں نمو پانے لگی تھیں۔ رافع نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ یار رافع، اس کے کانوں میں ہاشم کے الفاظ گونجے۔ خدا کرے تجھے کسی سے محبت ہو جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے کاسنی بیل جھک جھک کر اندر جھانکنے لگی تھی۔ رافع کا دل چاہا وہ بھاگے، بھاگتا جائے، اتنا بھاگے کہ تھک کر چور ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے تھکے ہارے وجود میں صرف ایک دھڑکتے دل کی آواز ہو اور ہر آواز معدوم ہو جائے، ہر خیال پسے پشت چلا جائے، ہر احساس ختم ہو جائے۔ صرف ایک احساس کے سوا وہ ہر بات بھلا ڈالنا چاہتا تھا، لیکن کیا ایسا ممکن تھا؟ کون ہو تم؟ اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ کیا ملا تمہیں کسی کی پرسکون دنیا کو بے سکون کر کے؟ کیا پایا؟ بولو، جواب دو۔ ذہن کے افق پر ایک مرمری وجود کی مسکراتی شبیہ نمودار ہوئی۔ ہار سنگھار کے پھولوں سی لڑکی، لوٹ جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے گلاب جذبوں کی خوشبو تم تک پہنچے اور تم بھی میری طرح بے سکون ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا۔ لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ میری چھٹیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے سلاد کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بظاہر عام سے انداز میں کہا۔ میں بھی کل یا پرسوں سے جوائن کروں گی۔ کھانا کھاتے فردوس بیگم کے ہاتھ رک گئے۔ ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ شہلا ان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، پھر بھی اس نے ان شکنوں کو محسوس کر لیا۔ منہ کی طرف نوالا لے جاتی ماہین کے ہاتھ بھی سست پڑ گئے۔ ابھی سے بھابھی۔ پھر وہ بولی، ابھی تو ہم نے اپنے چاؤ بھی پورے نہیں کیے۔ اے ہاں، کیسے چاؤ؟ فردوس بیگم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ دی۔ ہم نے تو پہلے دن ہی ہر چاؤ چوچلے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جیسے چاہو کرو، ہم بیچارے نہ لینے میں نہ دینے میں۔ امی، ماہین نے ماں کو تنبیہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ شہلا خفیف سی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر سب پر ہی ڈالی۔ مردہ دلی سے ڈونگتی ہوئی عریشہ نے تو گویا اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ حمزہ ماں کے انداز پر بے حد شرمندہ ہو کر ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ماہین چور بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ماحول میں عجیب سی ناگواری گھل گئی تھی۔ ماہین، شہلا نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ کیا امی جان کو میرا نوکری کرنا پسند نہیں ہے؟ دیکھو ماہین، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے اس بات سے بے حد خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بولتے بولتے رک گئی، جھجک آڑے آ گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پہلے تعلق کے بارے میں بات نہ کر پائی۔ ہر چند کے وہ ماہین کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا پہلا تعلق ختم ہونے کے پیچھے بھی اسی معمولی بات کا ہاتھ تھا۔ آپ دل پر نہ لیں بھابھی، ماہین دبے دبے سے انداز میں بولی۔ امی کی تو عادت ہے ذرا سی بات پر موڈ خراب کرنے کی، پھر خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر اصل بات تو ہاشم بھائی کی اجازت کی ہے، اگر وہ راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے برتن سمیٹنے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم بیٹھی رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا میکا اور اس کا بے حد پرسکون ماحول ٹوٹ کر یاد آیا۔ پھر وہ ایک گہری سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی گرلز کالج کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ فریحہ نے جوس کا خالی ڈبہ باہر پھینکا اور بھائی کی جانب دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ سن گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھیں اپنا بھید چھپانے میں کامیاب تھیں۔ فریحہ نے اس کے تاثرات دیکھے، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ وہ کاندھے اچکا کر کالج کا گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی گھڑی کی سوئیوں نے 1 بجنے کا اعلان کیا۔ چند لمحوں میں بڑا آہنی گیٹ واہ ہو چکا تھا۔ لڑکیاں جوک در جوک باہر نکلنے لگیں، آپس میں باتیں کرتی، ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتی، خدا حافظ کہتی۔ بے فکر لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی گھروں کو جانے کی عجلت میں تھیں۔ وہ فراز نے فریحہ کو مخاطب کیا، وہ سامنے جس کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں اور کاندھے پر بلیک بیگ۔ فریحہ نے جلدی جلدی گاڑی کے قریب سے گزرتی لڑکی کا مشاہدہ کیا اور مسکرائی۔ گڈ، پسند تو اچھی ہے آپ کی۔ فراز نے گہری سانس بھر کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یاد رکھو گی نا؟ بالکل، وہ یقین سے بولی۔ مجھے اس نے اپنا نام غلط بتایا تھا۔ شہلا آپی کی شادی میں علم ہوا کہ اس کا نام نائمہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی، میں بالکل غلطی نہیں کروں گی۔ ویسے کیوں نہ اسے گھر تک ڈراپ کر دیں؟ فراز نے ایک نظر بہن پر ڈالی اور زخمی سے انداز میں مسکرا دیا۔ غلطی بار بار نہیں دہراتے، وہ بولا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ فریحہ نے نہ سمجھی سے کاندھے اچکا دیے۔
हम अंदर आ सकते हैं? शहला ने जाली का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर पूछा। क्रोशिया से बेल बनाती राबिया बेगम ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाईं और यकदम पुरजोश हो गईं। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, वो वालेहाना अंदाज में उठी। ये आज चांद कहाँ से निकल आया, वो भी हमारे घर में। आओ आओ ना। शहला मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। उसकी हमराही में अनीका और रबिया भी थी। वो आपस में सलाम दुआ करने लगीं। उनकी आवाज़ सुनकर अंदर से वर्दा और नायमा भी निकल आईं। शुक्र है आपको हमारा ख्याल तो आया। नायमा ने शहला के गले लगकर झट शिकवा किया। वर्दा उसे आंखें दिखाने लगी। अनीका और रबिया मुस्कुरा दीं। वर्दा उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। उन्हें बिठाकर वो खुद बाहर निकल गई थी। वाह भाई, बहुत ज़ौक़ शौक़ से संवारा है घर। शहला ने खूबसूरती से सजे हुए दरो दीवार को दिलचस्पी से देखा। ये सब वर्दा का कमाल है। राबिया बेगम मुस्कुराईं। घर को सजाने बनाने का जुनून है इसे। कितने ही कोर्सेज कर डाले हैं इसी चक्कर में। हर वक्त कुछ न कुछ बनाती ही रहती है। और नायमा? शहला ने भरे भरे चेहरे वाली गुलाबी लड़की को शौक़ से देखा। राबिया बेगम ने आह से मुशाबा सांस भरी थी, जो उसके इस्तफसार का खूब जवाब दी। नायमा शर्मिंदगी से मज़ीद सुर्ख हुई। अनीका और रबिया ने हल्का सा कहकहा लगाया। हाँ तो छोटी भी तो है ना, शहला बोल उठी। छोटी बेटियां लाडली ज़्यादा होती हैं ना। कोई नहीं अपिया, अनीका ने एहतजाज किया। मैं छोटी हूँ लेकिन अम्मी आपको ज़्यादा चाहती हैं, मुझे तो डांटती ही रहती हैं। बिल्कुल ठीक, नायमा झट से बोली। घर में सबसे ज़्यादा डांट मैं ही खाती हूँ। कहाँ का लाड, कैसा लाड, सारे नंबर तो ये वर्दा आप ही ले जाती हैं। एक बार फिर सब उसके एहतजाज पर हंस दिए। वर्दा वो मेरी प्यारी सी नेक बच्ची है। राबिया बेगम के लहजे में सच्ची मोहब्बत बोल रही थी। मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाली, सलीकामंद और समझदार। ये नायमा तो अभी बचपन से नहीं निकली। वर्दा चाय की ट्रे उठाकर अंदर दाखिल हुई। चाय के हमरा पाइनएप्पल केक और शामी कबाब भी थे। ट्रे सेंटर टेबल पर रखकर वो सबको सर्व करने लगी। मुझे तो ये कबाब और केक भी वर्दा के हाथों का कमाल लगते हैं, शहला ने कहा। इसी ने बनाए हैं, राबिया बेगम मुस्कुराईं। वर्दा? शहला ने कबाब का पीस मुंह में रखते हुए उसे मुखातिब किया। रबिया भी दरअसल तुम ही से मिलने आई है। तुम मास्टर्स कर रही हो ना? जी हाँ, सोशियोलॉजी में। रबिया भी एडमिशन ले रही है, तुमसे कुछ मशवरा करना चाहती है। ज़रूर, वह मुस्कुराई। मेरा ही सब्जेक्ट ले लो तो हम दोनों को बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के मुतालिक थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगी, तुम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर लेना। ये ठीक है, रबिया ने सर हिलाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बुक्स वगैरह दिखाती हूँ। वर्दा उठ खड़ी हुई। रबिया भी उसके हमरा उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, राबिया बेगम उसके जाने के बाद बोली। तुम लोगों की रिश्तेदार है? शादी से पहले इस बच्ची को कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रिश्तेदार ही समझिए, शैला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। अभी कुछ अर्सा हमारे साथ ही रहेगी। पढ़ाई की गर्ज से आई होगी, वो पुरख्याल अंदाज में बोली थी। जी, अनीका ने मुख्तसिर कहा। बस तो फिर तय हो गया, मैं सोशियोलॉजी ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा मजमून है। रबिया किताबें और सिलेबस वगैरह देखकर मुतमईन हो गई थी। वर्दा खुश हो गई। चलो फिर तो बहुत अच्छा होगा, हम दोनों साथ ही कॉलेज आया जाया करेंगे। नोट्स वगैरह में भी सहूलत रहेगी। और वैसे भी मुझे तुम अच्छी भी लगती हो। जी चाहता था तुमसे ढेर सारी बातें करने को, तुम्हें करीब से देखने को। वर्दा मुस्कुराते हुए कह रही थी। रबिया हैरान रह गई। अच्छा, तुमने कभी मुखातिब भी नहीं किया मुझे? तुम्हारा रोबे हुस्न था ना? वर्दा हंस दी। रबिया भी कदरे शर्मिंदगी से मुस्कुरा दी। मुझे अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंगेज्ड हो? वर्दा ने दिलचस्पी से पूछा। अरे नहीं, रबिया हंस पड़ी। और कोई इरादा भी नहीं। वो क्यों? उसे हैरत हुई। बस, रबिया उदास सी हो गई। कोई वजह तो नहीं, फिर भी कभी कोई अच्छा नहीं लगा इसलिए? रबिया लम्हा भर के लिए खामोश हुई। दरीचा ख्याल पर दो चमकती शनासा मेहरबान निगाहें उभरी थीं। वो मुस्कुराते लब खामोश मगर हमा वक्त कुछ कहते हुए महसूस होते थे। वो खामोश मेहरबान तबस्सुम दिल को अच्छा लगा था। न जाने क्यों इस वक्त वर्दा के सवाल पर रबिया के जहन में उस निगाह का हर लम्हा फिर गया था। वर्दा बगौर उसका चेहरा देख रही थी, जैसे कुछ समझकर मुस्कुरा दी। आपकी अम्मी को मेरा फ़ैसला पसंद नहीं आया। चेहरे पर क्लींजिंग क्रीम मलते हुए उसने आम से अंदाज में कहा। वीकली मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करता हुआ हाशिम कदरे चौंक उठा। उसने चंद लम्हे उसके लहजे और बात पर गौर किया, फिर मोहतात से अंदाज में बोला था। अम्मी की पसंद नापसंद से इतना फ़र्क नहीं पड़ता शैला, मैं बारहा तुम्हें कह चुका हूँ। तुम्हें मेरा और मुझे तुम्हारा एतबार होना चाहिए। जब मैं तुम्हें इजाज़त दे चुका हूँ फिर तुम्हें किसी और की इजाज़त दरकार तो नहीं होना चाहिए। और अम्मी की नेचर तुम किसी हद तक तो समझती ही होगी। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत तो नहीं है।
फ़र्क क्यों नहीं पड़ता हाशिम? वो कॉटन बाल से चेहरा साफ करते हुए कहने लगी। एक घर में रहते हुए इन बातों से फ़र्क तो पड़ता है। खैर मैं मैनेज कर लूँगी, आप मेरे साथ हैं तो मैं मुतमईन हूँ। मैं तो कब से आपके साथ हूँ मोहतरमा। उसने ठंडी आह भरकर मैगज़ीन बंद किया। आप ध्यान ही नहीं दे रही। अब तो मायूस होकर सोचता हूँ राफे से गपशप लगा आऊँ। ज़रूर, वह मुस्कुराई। मैंने आपको कभी रोका तो नहीं? काश, उसने आह भरी। आप सचमुच जा रहे हैं? शहला को हैरानी हुई। रोक लो अगर चाहो तो। शहला झींप गई थी। हाशिम मुस्कुराता हुआ बाहर की सिमत पड़ गया। या हज़रत, राफे ने उसे हैरानी से सर से पाँव तक देखा। ये वाकई आपकी सवारी बादे बहारी है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? अबे, हाशिम ने शर्मिंदा होते हुए उसे एक धप से नवाजा। तुझ पर भी ये अच्छा वक्त आएगा, बेफिक्र रह। राफे ने मसनूई आह भरते हुए कहा। यार हाशिम, अच्छी दुआएं दिया करो यार। मुझे लगता है तेरी ज़ुबान अच्छी भली काली है। हाशिम ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। राफे आंखें मूंद कर मध्यम सुरों में कुछ गुनगुनाने लगा। ये जो एक अच्छी सी लड़की है रबिया, हाशिम बोला। राफे ने इस कदर बेइख्तियार आंखें खोलीं कि हाशिम का दिल हकीकतन ज़ोर से धड़का। यार राफे, संभल कर मेरे भाई। वह हकीकतन परेशान हुआ। राफे के लबों पर झींपी झींपी सी मुस्कुराहट तर आई थी। यूं ही ख्वामखा हवाओं में तीर, वो सर झटक कर बोला। तीर तो हवाओं में ही छोड़े जाते हैं दोस्त, तभी निशाने पर लगते हैं। हाशिम के लहजे में यकीन भी था, बेयकीनी भी। मैं तेरा दोस्त हूँ राफे, तेरा हमदम हम नफ्स। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। राफे सर झुकाकर अपनी हथेलियाँ मसलने लगा। फिर उसने सर उठाकर हाशिम को देखा। मैं खुद भी उससे झूठ बोलने की सही पेहम में मसरूफ़ हूँ दोस्त, पर कामयाबी होती नज़र नहीं आती। तू बड़ा जालिम दोस्त है हाशिम, तूने मुझे बहुत बद्दुआएं दी हैं। ओह, हाशिम जैसे बिल्कुल ही बैठ गया था। आई एम सॉरी राफे, क्या खबर थी? आई एम रियली सॉरी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। एकान ने स्कूल से आए हुए मोमिन को हदायत दी थी। हमजा भाई आ रहे हैं हमें लेने, हम नानी अम्मी के घर चल रहे हैं। वो खुद ईमान को शूज़ पहना रही थी। हुर्रे, मोमिन ने नारा लगाया। हम वहाँ रहेंगे ना मम्मा? हाँ, आज रात रहेंगे, कल वापस आ जाएंगे। वो अब ईमान की पोनियाँ बनाने लगी। इतनी जल्दी? उसने मुंह बसोरा। मुझे उमर के साथ खेलना है, बहुत सारा। बेटा आपकी छुट्टियाँ तो नहीं हैं, फिर पापा आए हुए हैं आपके, वो क्या कहेंगे? पापा कितने दिन बाद वापस जाएंगे मम्मा? एकान ने ठहर कर उसे देखा और गहरी सांस भरी। पता नहीं, वो कतरे खफगी से बोली। आप कपड़े चेंज कर लो जल्दी। वो उछलता कूदता अंदर चला गया। ईमान को तैयार करके अब वो खुद बाल बना रही थी जब डोरबेल बजी। बाहर हस्बे तवक्का हमजा ही था। अपने लाउबाली अंदाज में ईमान को कांधे पर चढ़ाए वो अंदर चला आया। चलें फुप्पो? हाँ चलो, हम लोग तैयार हैं बिल्कुल। और फुप्पा हजूर, वो कहाँ हैं? कुछ खबर नहीं मिलती उनकी, वो जले भुने से अंदाज में बोली। कभी बिल्कुल फारिग, कभी बेहद मसरूफ़। सुना है आजकल किसी बिज़नेस वगैरह के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। अक्सर और बेशतर घर से बाहर ही पाए जाते हैं। उसने सर हिलाया और फ्रिज खोलकर कोई काम की चीज़ तलाश करने लगा। मैंने उन्हें चंद दिन पहले देखा था एक फॉरेनर लड़की के साथ आइसक्रीम पार्लर पर। शायद बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में मसरूफ़ थे। एकांत जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। उसने बेएतबारी से हमजा की जानिब देखा कि शायद वह मजाक कर रहा हो, लेकिन वो अपनी बात पूरी करके अब संजीदगी से मिठाई के डब्बे पर हाथ साफ कर रहा था। तुमने आशिर देखा था आइसक्रीम पार्लर पर? वो बेएतबारी से बोली। कब की बात कर रहे हो? उसने सोचा। शायद परसों की बात है, परसों रात की। जी हाँ, यकीनन, मैं उसी दिन रहबर के साथ निकला था। परसों? एकान ने खोए खोए अंदाज में सोचा। उस रोज़ आशिर रात बहुत देर से लौटा था और एकान के इस्तफसार पर उसने एक दोस्त के यहाँ दावत का जिक्र किया था। चलें फुप्पो, हमजा ने कदरे उकता कर कहा। मुझे देर हो जाएगी, मेरी शाम की क्लासेस हैं। हाँ, वो चौंकी। हाँ चलो। खुद पर काबू पाना इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। बदिक्कत तमाम उसने बैग शाने से लटकाया। इस वक्त उसका अपना जी किसी के शाने से लगकर आंसू बहाने को चाह रहा था। एक फॉरेनर लड़की आइसक्रीम पार्लर पर, हमजा के अल्फाज उसका दिल काट रहे थे। लीज़ा कॉलिंग। आशिर के मोबाइल की स्क्रीन उसके जहन पर रोशन थी। ओके, मैं अब चलूँगा। कॉफ़ी का खाली मग साइड टेबल पर रखकर वो खड़ा हुआ। लीज़ा ने अलमारी के पट बंद करते हुए कनखियों से उसे देखा। आज यहीं रुक जाओ। वो उसके करीब चली आई। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वो ब्रश से बाल संवारने लगा। क्या हर्ज है? आशिर ने उसे घूरा। लीज़ा, मैं तुम्हें 1001 मरतबा समझा चुका हूँ। ऐसे मुतालबात मत करो जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल हो।
जो मुतालबात तुम्हारे लिए काबिल कबूल हों उनकी एक लिस्ट बना दो। वो शरारत से हंसी। मैं तुम्हें अपना दायरा अमल बता चुका हूँ, वो कदरे बेरुखी से बोला। आहा, उसने मुंह खोलकर कांधे उचकाए। अब कब आओगे? परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम्हें सी ऑफ करने आऊँगा। वो चंद लम्हे ठहरा। कम ऑन, डोंट से कि तुम कल नहीं आओगे। वो उसके करीब चली आई। ओके, कोशिश करूँगा। वो नरमी से उसका हाथ हटाकर दरवाजे की सिमत बढ़ गया। आशिर, उसने पीछे से पुकारा। वो मुड़कर उसे देखने लगा। कल शादी करोगे मुझसे? आशिर उसे हैरानी से देखने लगा। ये कौन सा मजाक है? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। वह हकीकतन संजीदा थी। आशिर ने उसकी बात का जवाब ना दिया। वो अपनी जगह पर खड़ा बेतासुर से अंदाज में उसे देख रहा था। लिसा चंद कदम आगे बढ़कर उसके मुकाबिल आ रुकी। मध्यम मध्यम रोशनी में वह भला की सहर अंगेज लग रही थी। बेदाग चमकते चेहरे पर सजी स्याह आंखें सराहत से अपना मुद्दा कह रही थी। बोलो आशिर, उसने धीमे से कहा। शादी करोगे मुझसे? फिर उसने अपना सर उसके कांधे पर टिका दिया। चंद लम्हों के लिए माहौल में बेहद गंभीर खामोशी छा गई थी। आशिर को उस लम्हे में भरी हुई जादू असर रोमानियत से निकलने में कुछ देर लगी थी। फिर उसने आहिस्तगी से उसका सर अपने कांधे से हटाया। नहीं लिसा, वो बोला था, उसका लहजा मजबूत था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? वो एकदम भड़क उठी। क्यों नहीं कर सकते? क्या रुकावट है? तुम मुसलमानों को तो 4-4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है। आशिर को लम्हा भर के लिए झटका सा लगा, फिर मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल है इजाज़त, लेकिन ये ऑप्शन है, मजबूरी नहीं। क्यों नहीं फ़ायदा उठाते इस ऑप्शन से? वो ज़िद्दीपन से बोली। क्योंकि मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ लिसा, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं नहीं चाहता कल को उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। 2 शादियाँ करके मैं इंसाफ के तकाज़े पूरे ना कर पाऊँगा। आशिर, मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। उसके अंदाज में इंतहा दर्जे की बेबसी थी। सॉरी लिसा, मेरी कोई कीमत है ही नहीं। जो चीज़ नॉट फॉर सेल हो उसकी कीमत नहीं होती। ये बात मैं तुम्हें न जाने कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझती नहीं। एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का वक्त दे चुका हूँ। तुम्हें मुझसे यही दरकार था। तुम खुद कहती थी अब शिकायत का हक़ तुम्हारे पास नहीं है। झूठे हो तुम, झूठे। तुम मुसलमान मर्द दोगले होते हो, मुनाफिक होते हो। दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ और। तुमसे अच्छे तो वो हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता। कम अज़ कम उनके ताल्लुक़ में मुनाफ़क़त तो नहीं होती। वो अलमारी के पट से टेक लगाकर जुनूनी अंदाज में बोल रही थी। आशिर ने बेहद सुकून से उसकी बात सुनी थी। ठीक है, फिर वो बोला, तुम्हारे लिए फ़ैसला करना आसान हो गया। तुम किसी ऐसे मर्द से शादी करो जिसका कोई मज़हब ना हो। मुसलमान मर्द से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा सिवाय मुनाफ़क़त के? अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं था। आशिर, वो उसके पीछे लपकी। आशिर, मेरी बात सुनो। बाहर कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। क्या बात है बच्ची, जब से आई हो यूं ही खोई खोई खामोश सी हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शफीका हयात ने बेहद मोहब्बत से उसे मुखातिब किया। एक आन ने मुरझाए हुए अंदाज में उनकी जानिब देखा। उसका ज़बरदस्ती भी मुस्कुराने को जीना चाहा था। जी अम्मा, वो गहरी सांस भरकर बोली। तबीयत तो ठीक ही है। आशिर मियाँ से कोई खटपट तो नहीं हो गई? वो कदरे फ़िक्रमंद हुई। एक आन के लबों पर मुर्दा सी मुस्कान फैली। क्या खटपट होनी है अम्मा? खटपट के लिए भी वक्त दरकार है और वक्त उनके पास है ही नहीं। ओह, उन्होंने बगौर उसकी बात सुनी और इत्मीनान की सांस भरी। तो बिटिया मर्द आदमी है, सारा वक्त तो तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा नहीं रह सकता। उसके अपने 100 धंधे होंगे निपटाने को। तुम अपने कामों में जी लगाओ, जी चलाओ कहिए। वो जल कर रह गई। और मेरे किसी घुटने टकने की ऐसी किस्मत नहीं है कि वो इसके टूटने पर भी 2 घड़ी को लग कर बैठ जाएं। इंसान किससे दिल का दुख कहे? माएँ भी शादी से पहले बेटों की और शादी के बाद दामादों की होती हैं। बेटा बात तो हक की कहना चाहिए, चाहे बेटी हो या दामाद। वो इत्मीनान से पान लगाने लगी थी। एकान ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी। अजरा बेगम ने अंदर दाखिल होते हुए उसके तासुरात का जायज़ा लिया और मुस्कुरा दी थी। क्यों एकान, आशिर की वापसी करीब है क्या? वो उसके पास बैठते हुए बोली। नहीं भाभी, अभी करीबन 15-20 दिन का क़याम मज़ीद है। तुम्हारा चेहरा तो कह रहा है जैसे वो कल ही जा रहा हो। मेरा चेहरा ही ऐसा है, वो खफगी से बोली। अजरा बेगम हंस दी। शफीका हयात भी मुस्कुराने लगी। आप सुनाएं कुछ नई ताज़ी? वो मौजू बदलने की खातिर बोली। क्या हाल अहवाल हैं सबके? शैला और हाशिम खुश हैं? सुना है भाभी बेगम के मिजाज अच्छे नहीं हैं। अजरा बेगम दबा दबा सा मुस्कुराई। शहला ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और भाभी बेगम के मिजाज पर यह बात गिरा गुजरी है। क्यों, इसमें एतराज़ का क्या सवाल? वो हैरान हुई। भाभी बेगम जानती ही थी कि शहला डॉक्टर है। अब उसने इतनी मेहनत घर बैठकर बर्तन मांजने के लिए तो की नहीं थी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो उन्होंने बदमज़गी फैलाना शुरू कर दी। बेचारी शैला कितनी मुश्किलों से राज़ी हुई थी।
کتنے دھڑکے تھے اس کے دل کو، کیا سوچتی ہوگی وہ غریب۔ شہلا سمجھدار بچی لگتی ہے، وہ معاملہ سنبھال لے گی، شفیقہ حیات بولی۔ پھر اس کو پرانا تجربہ بھی ہے، سنبھل کر ہی قدم اٹھائے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود ہاشم میاں بہت سمجھدار ہیں، وہ بدمزگی کی نوبت آنے ہی نہیں دیں گے، عذرا بیگم بولی۔ ہاں، یہ کہی 100 باتوں کی ایک بات، شفیقہ حیات نے خوش ہو کر بہو کو داد دی۔ ایقان خاموش ہو کر اب شہلا کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے وہ مصروف و مطمئن سے انداز میں چابی بیگ میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھی تھی، تبھی عقب سے آتی آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے۔ شہلا تیزی سے گھومی تھی، اس کے گلاسز پر ابرار جیلانی کا عکس ابھرا تھا۔ تم؟ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، پھر اس نے جھٹکے سے گلاسز اتار کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم ابرار؟ میری بدنامی، میری تباہی، بربادی؟ وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ وہ اداسی سے مسکرایا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ میں تو خوشی، سکون اور شاد آباد زندگی کے متعلق سوال کرنے آیا ہوں شہلا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ اس نے جھٹکے سے رخ پھیرا۔ سمجھ کر بھی انجان بنو تو الگ بات ہے۔ پبلک پلیس پر میرا تماشا بنوانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ بدنام ہو جاؤں؟ ابرار، خدا کا واسطہ مجھے اب سکون سے جی لینے دو، میرے راستے میں آنا چھوڑ دو پلیز۔ میں تمہیں تمہارے ہر راستے میں ملوں گا شہلا، جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہاری ہر راہ مجھ تک آتی ہے، میں تمہاری منزل ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ تم جہاں پل 2 پل کے لیے ٹھہری ہو وہ تمہاری منزل نہیں، محض ایک گزرگاہ پر وقتی پڑاؤ ہے۔ شہلا نے زچ ہو کر آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابرار نے اپنا بازو گاڑی کی چھت سے ٹکا کر غیر محسوس طور پر اس کا راستہ روکا۔ شہلا نے پریشان ہو کر نگاہیں اٹھائیں۔ لمحہ بھر کو اس نے ابرار کی نگاہوں میں دیکھا تھا، پھر گہری سانس بھر کر نظر پھیر لی۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو یا ابرار، نہ اپنے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ پھر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ منزل پر پہنچ کر تمہارے خیالات بدل جائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ زندگی میں اتنے رنگ بھر جائیں گے شہلا کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ جلد سے جلد فیصلہ کر لو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ شہلا بددستور نگاہ پھیرے کھڑی رہی۔ چلتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا اس پر منطقی انداز میں سوچنا۔ وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ چند لمحوں میں اس کی گاڑی شہلا کی گاڑی کے قریب سے نکلی تھی۔ شیشے میں سے ابرار نے پتھر کا بت بنی شہلا کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ تنی تنی سی فون تک آئی تھی۔ ہیلو، وہ اجنبی پن سے بولی۔ ہیلو ایقان۔ دوسری جانب وہ قدرے تھکا تھکا سا تھا۔ کمال ہے یار، بتائے بغیر چلی گئی، کم از کم مجھے اپنا پروگرام تو بتا دیتی۔ گھر لوٹا ہوں تو سناٹے استقبال کر رہے ہیں، کیا کروں اس اکیلے پن میں؟ ایقان طنز سے ہنسی۔ اوفو، اتنے سالوں سے وہاں جاپان میں یہی اکیلا پن سہ رہے ہو، وہاں تو تمہیں کوئی شکایت نہ ہوئی، یا وہاں بہت غربتیں میسر ہیں؟ عاشر چونکا، اس کے لہجے کا طنز اور بدلاؤ بہت واضح تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے گویا سنی انسنی کی۔ یہی ہے گھر میں، وہ مختصر بولا۔ لینے آ جاؤں؟ ایقان لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ جی چاہتا تھا کوئی ایسا جملہ کہے کہ اس کے اندر کی ساری تپش اس جملے میں گھل کر اس کی سماعتوں میں اتر جائے، پھر اگلے ہی لمحے ہر طرح کی مصلحتیں اس کی زبان کے آڑے آ گئیں۔ مرضی ہے، وہ مختصر بولی۔ کیا بات ہے ایقان؟ وہ الجھ گیا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ خدا حافظ، وہ فون رکھ کر مڑ گئی۔ انیکا، ربیہ نے کمرے میں جھانکا۔ بزی ہو؟ ہاں ہوں تو، اس نے جرنل پر سے نظر اٹھا کر بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری کام ہے؟ میں ذرا یہ ڈائیگرامز بنا رہی تھی۔ مجھے وردہ سے کچھ کام ہے، بکس کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ انیکا نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ ہاں تو چلی جاؤ نا، اب تو تمہارا آنا جانا رہے گا۔ میں اکیلی؟ وہ متذبذب ہوئی۔ یار ربیہ، یہ گز بھر کے فاصلے پر تو گھر ہے، پھر بھی تم کہو تو چلتی ہوں۔ وہ کتابیں سمیٹنے لگی۔ نہیں نہیں انیکا، تم اپنی اسٹڈی کرو، میں چلی جاؤں گی۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، اب تو اکثر آنا جانا ہوگا۔ ربیہ نے اسے کتابیں چھوڑتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ شیور؟ اس نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں نے ماحول کو رنگ دیا تھا۔ اس سنہری سنہری شام میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا ہوا رافع ٹھٹکا تھا۔ لکڑی کے چھوٹے گیٹ کے دوسری جانب کھڑی ربیہ بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ آپ؟ وہ مسکرایا۔ یہاں؟ ربیہ بھی متانت سے مسکرائی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ سہ نصیب، وہ قدرے شریر ہوا۔ 1000 مرتبہ آئیے۔ آپ دروازہ کھولیں تب نہ، وہ ہنس پڑی۔ رافع کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بھی ہنس دیا۔ پھر اس نے کنڈی کھول کر گیٹ وا کیا۔ تشریف لائیے، یو آر موسٹ ویلکم۔ ربیہ قدرے جھیپ سی گئی۔ اندر آ کر اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنے سامنے پھیلے بنگلے کے طول و عرض کو دیکھا تھا۔ شہلا کی ہمراہی میں وہ رابعہ بیگم کے پورشن میں گئی تھی، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ اس کے قدموں کو کس سمت میں بڑھنا ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ رافع نے اس کا چہرہ پڑھا۔
میرا خیال ہے شہلا بھابھی اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ جی ہاں، لیکن اس وقت میں وردہ کے پاس آئی تھی، مجھے اس سے ضروری کام تھا۔ شہلا آپی تو خود ہمارے گھر آنے والی ہیں، میں واپس جا کر ان سے ملوں گی۔ وردہ سے رافع کا چہرہ واضح طور پر بجھا تھا۔ اوہ اچھا، آئیں، میں آپ کو پھپھو کے پورشن تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ربیہ نے روش پر اس کی ہمراہی میں قدم بڑھائے تھے۔ رافع اس سے 2 قدم ہٹ کر قدرے آگے چلنے لگا۔ اپنا اڑتا ہوا آنچل سنبھالتی ربیہ نے بھی قدموں کی رفتار تیز کی۔ اسی لمحے سامنے والے پورشن کا مرکزی دروازہ کھول کر ہاشم اور شہلا باہر نکلے تھے۔ رافع اور ربیہ رک گئے۔ ہاشم بھی انہیں دیکھ کر جیسے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت اور استعجاب کے رنگ تھے۔ ربیہ شہلا کو دیکھ کر تیز قدموں سے اس تک پہنچی۔ السلام علیکم، اس نے بے حد گرم جوشی سے ان دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شہلا نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ تم مجھ سے ملنے آئی ہو ربیہ؟ اندر چلیں۔ آپ سے ملنے نہیں آئی تھی، ربیہ شرارت سے ہنس دی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ آپ کو ابھی ہم لوگوں سے ملنے آنا ہے۔ میں وردہ کے پاس آئی تھی، بکس خریدنے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، شہلا نے گلابی لباس میں ملبوس ربیہ کو غور سے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ربیہ، یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ اچھا، وہ جھینپ سی گئی۔ ہاشم ان دونوں کو محو گفتگو پا کر چپکے سے رافع کی سمت کھسک لیا۔ ابے شاعر، اس نے سرگوشی کی، تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، یوں سرعام ببانگِ دہل۔ بکواس نہ کر، اس نے دانت پیسے۔ میں اسے پھپھو کے پورشن تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ ہائے، ہاشم نے آہ بھری، قسمت کی خوبی دیکھیے کسے کہاں پہنچانے جا رہا ہے۔ رافع نے زیر لب اسے برا بھلا کہا۔ ویسے سچ کہوں رافع، وہ نزدیک تر ہوا، جوڑی خوب جچ رہی ہے۔ اگر میں تعصب کی اینک اتاروں تو میری اور شہلا کی جوڑی کو بھی مات دے دی تو نے۔ رافع نے گہری سانس بھری تھی۔ ہاشم، اوکے، اس نے مصالحتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہم چلتے ہیں، تم تھوڑی دور اور اس کے ساتھ چل لو۔ پھر اس نے پلٹ کر شہلا کو دیکھا۔ شہلا اس کی نگاہوں کا اشارہ پا کر ربیہ سے اجازت چاہ کر آگے بڑھ آئی۔ جلدی آ جانا، اس نے ربیہ کو تاکید کی تھی۔ بس آپی، آدھے گھنٹے میں آتی ہوں، وہ مسکرائی۔ رافع نے جذبز ہو کر اپنی نگاہ پھیری تھی۔ ہائے ربیہ تم، وردہ اسے دیکھ کر کھل ہی اٹھی۔ ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، پوچھو تو نائمہ سے۔ بالکل سچ، نائمہ بھی مسکرائی۔ وردہ آپی آپ کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ آؤ اندر چل کر بیٹھیں، نائمہ تم ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ وردہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب چل دی تھی۔ ربیہ ان لوگوں کی محبت اور خلوص سے حقیقتاً متاثر ہوئی تھی، خصوصاً وردہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ حیات ولا کے جتنے افراد سے وہ اب تک متعارف ہوئی تھی ان میں سے 2 افراد اسے خصوصیت سے اچھے لگے تھے۔ ان 2 میں سے ایک وردہ تھی۔ نائمہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں گہری سہیلیوں کی طرح کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ نائمہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کتنی اچھی لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے، اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ زیادہ سے زیادہ ہنسا کریں، ربیہ دفتن سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ ایسی ہنسی تو کبھی کبھار ہی آتی ہے، نہ جانے کیا سوچ کر وہ بولی تھی، پھر قدرے چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اور تم لوگ تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتی رہتی ہوگی، بہنوں کی تو آپس میں خوب بنتی ہے۔ نائمہ نے وردہ کو دیکھ کر منہ بنایا۔ وردہ مسکرا دی تھی۔ ان کے ساتھ اور ہنسی مذاق، وہ بولی، انہیں تو میری ہر بات پر نقطہ اعتراض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہن غم اور ناز سے زیادہ ہیں۔ ہاں، رائمہ آپی سے میری خوب بنتی ہے۔ بہنوں کی اصل قدر شادی کے بعد ہی آتی ہے، وردہ نے اسے چڑھایا۔ کیوں ربیہ؟ بالکل ٹھیک، وہ مسکرائی۔ وردہ کی شادی کے بعد تم اسے بھی یوں ہی یاد کرو گی۔ اجی رہنے دیں، اس نے کپ ربیہ کو تھمایا۔ یہ کون سا رائمہ آپی کی طرح کہیں دور جائیں گی جو میں انہیں یاد کروں گی؟ ناسے بن کر یہیں رہیں گی، دن رات نصیحتیں کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے دلچسپی سے وردہ کی شرمگی مسکراہٹ اور نائمہ کے بھنائے ہوئے انداز کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ سلجوق ماموں کے بڑے صاحبزادے رافع حسن ان کے منگیتر ہیں۔ ربیہ کو نہ جانے کیوں لمحہ بھر کے لیے چکر سا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا، ہاتھ کانپا، چائے سوسر میں چھلک گئی۔ لمحہ بھر کی بات تھی، پھر منظر صاف ہو گیا۔ اس نے خود پر قابو پایا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا، وہ بولی، وردہ نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ انگیجڈ ہے۔ یہ ایسی ہی ہیں گھنی سی، نائمہ مزے سے بولی۔ شرم کرو کچھ، وردہ نے اسے جھڑکا، لیکن اس نے قطعاً پرواہ نہ کی۔ چند سال قبل بزرگوں کی باہمی رضامندی اور رافع بھائی کی پسند سے یہ رشتہ طے پایا ہے۔ نائمہ مسلسل بول رہی تھی۔ ربیہ کو یوں محسوس ہوا گویا اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھ دی۔ کوئی نہیں پسند وسند، وردہ جھٹ بولی تھی۔ نائمہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو تم۔ بھائی میں تو سچ ہی بول رہی ہوں، کیا غلط ہے کہ رافع بھائی نے عریشہ کے بجائے آپ سے منسوب ہونا پسند کیا تھا؟ ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے، انہوں نے محض ترجیح دی تھی کیونکہ ان کے مطابق عریشہ ان سے کافی چھوٹی ہے۔
باقی یہ کہ اس رشتے کے طے پانے میں کسی قسم کی ذاتی پسندیدگی نہیں تھی۔ اللہ، تو آپ اس قدر صفائیاں کیوں دے رہی ہیں؟ نائمہ شرارت سے آنکھیں مٹکا کر بولی۔ پسندیدگی اگر ہو بھی تو میں اور ربیہ ہرگز معترض نہ ہوں گے۔ کیوں ربیہ؟ ربیہ محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ذہن کے افق پر چمکتی دو نگاہیں اپنی جگہ ہنوز موجود تھیں، اور ان میں موجود وہ جذبہ، وہ کہانی، وہ سچائی، وہ اخلاص، جھوٹ کہاں تھا، کس جگہ تھا؟ ربیہ سمجھ نہ پائی کہ آپ کس سوچ میں کھو گئیں۔ نائمہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ جلدی سے مسکرا دی۔ سوچتی ہوں اب چلوں، شہلا آپی بھی منتظر ہوگی۔ وہ سچ مچ کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ عاشر اندر داخل ہوا۔ شفیقہ حیات اور عذرا بیگم نے بے حد خوش دلی اور گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ وہ بے نیازی سے اپنے ناخنوں کا جائزہ لینے لگی۔ عاشر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ لائٹ براؤن لباس میں اپنی شربتی آنکھوں سے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھتی وہ دل میں اتر رہی تھی، لیکن اس کی بے نیازی کی وجہ سمجھنے سے وہ ہنوز قاصر تھا۔ آؤ بھائی عاشر میاں، شفیقہ حیات نے قریب رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھو ہمارے پاس۔ اچھے لوٹے ہو باہر سے، دنوں چہرہ نہیں دکھاتے۔ بس اماں، وہ قدرے شرمندہ ہوا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ بات بھی کچھ ایسی تھی کہ چاہنے کے باوجود جان نہ چھڑا سکا۔ معذرت خواہ ہوں۔ ارے اب جانے بھی دو، وہ محبت سے بولی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی، تم اپنی طبیعت کا سناؤ، خوش باش ہو؟ جی اماں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ وہ سعادت مندی سے کہہ رہا تھا۔ ایک آن منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کا سعادت مندانہ رویہ دیکھ کر اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ اے بی، یہ تم کون سے منتر پڑھنے لگی؟ شفیقہ حیات نے اسے گھورا۔ بچہ کب سے آیا بیٹھا ہے، چائے پانی ہی پوچھ لو۔ ایک آن جذبز ہوئی۔ عاشر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اسے شرارت سے دیکھنے لگا۔ میں چائے بناتی ہوں۔ عذرا بیگم اٹھنے لگی۔ آپ بیٹھیں بھابھی جان۔ ایک آن پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یوں بھی وہ بہت دیر تک ان نگاہوں کا سامنا کرنا نہ چاہتی تھی۔ چائے اور لوازمات اور ایک 1.5 گھنٹے کی گپ شپ کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں؟ اس نے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نیم دلی سے بولی۔ میں بیگ لے آؤں، بچوں کو بھی لاتی ہوں، لان میں کھیل رہے ہیں۔ عاشر سب سے اجازت طلب کر کے باہر نکل گیا تھا۔ گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی تھی۔ عاشر لباس تبدیل کر کے ٹی وی کے سامنے دراز ہو گیا تھا۔ ایک آن کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ عاشر سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس سے اپنے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب چاہتی تھی۔ یہ لیزا کون تھی جو اکثر اسے رات کو فون کرتی تھی؟ وہ لڑکی جسے حمزہ نے پارلر پر عاشر کے ہمراہ دیکھا تھا، کیا وہی لیزا تھی؟ عاشر کا اس سے کیا تعلق تھا؟ وہ اس سے کیوں ملا تھا؟ آیا ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی مربوط کہانی تھی، یا یہ محض چند اتفاقات کے سرے تھے جو آپس میں کہیں نہیں ملتے تھے؟ وہ مصروفیت میں بھی ان سب سوالوں سے برسرے بیکار تھی۔ اسے عاشر سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا اور اپنے آپ سے بھی۔ اسے یہ سب باتیں پوچھنے سے اور ممکنہ جوابات سے ازحد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سب کاموں سے فراغت پا کر بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر جب وہ بیڈ روم میں آئی تو اس پر منو اوس پڑ گئی۔ وہ ٹی وی آف کر کے اب گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک آن پیر پٹک کر رہ گئی۔ کیا کچھ نہ سوچ ڈالا تھا اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں؟ کیسے کیسے الفاظ ترتیب دیے تھے اس نے کہ وہ سب کچھ سچ سچ کہنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ بے فکری سے تکیہ بغل میں دبائے دنیا و مافیہا سے غافل نہ جانے خوابوں کی کس وادی میں اترا ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ایک آن واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ بھی غسل کر کے سونا چاہتی تھی۔ دماغ سوچ سوچ کر شل ہو گیا تھا۔ سکون کے چند لمحے چاہتا تھا۔ وہ بھی اب عاشر کی طرح ہر بات بھول کر نیند کی وادی میں اترنا چاہتی تھی۔ واش روم میں ٹاول سٹینڈ پر عاشر کی پینٹ شرٹ پڑی تھی۔ ایک آن بھی نہ اٹھی۔ اسے میلے کپڑے ادھر ادھر چھوڑنے پر سخت اعتراض ہوتا تھا۔ حسب عادت کپڑے جھاڑ کر اس نے عاشر کی جیبیں چیک کی، تبھی ایک معطر ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ میں آیا۔ ایک آن نے اس پر لگے سرخ لپسٹک کے داغ دیکھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کو دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ سر جھٹک کر اس نے پھر اس ٹیشو کو دیکھا، پھر اس نے اس کی تہیں کھولی۔ اگلے ہی لمحے اس کا تنفس تیز تر ہو گیا تھا۔ سرخ لپسٹک سے ٹیشو پر آئی لو یو لکھا گیا تھا اور جا بجا ہونٹوں سے مہر لگائی گئی تھی۔ ایک آن چند لمحے یقین اور بے یقینی میں گھری وہ ٹیشو اور اس پر ثبت وہ مہریں دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ یقین اور بے یقینی کے اس پل پر سفر کرتی اس کی سوچ اب یقین کے سرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ جیسے سارے قصے سے آگاہ ہو گئی تھی۔ شک اور بے یقینی اپنا کام دکھا کر تحلیل ہو چکے تھے۔ وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر تھی۔ بچوں کو اسکول کے لیے بھیج کر ایک آن اندر آئی تو بیڈ روم کے دروازے پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ نہا دھو کر آئینہ کے سامنے موجود تھا۔ بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے بے حد فریش موڈ میں وہ کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ یار چائے دو جلدی سے۔ آئینے میں ایک آن کا عکس دیکھ کر وہ بولا اور بالوں میں برش پھیرنے لگا۔
एकान खामोशी से पलटी थी। किचन में आकर चाय बनाते हुए वो खुद में चूल्हे से ज़्यादा तपश और खोलते हुए पानी से ज़्यादा खौलाव महसूस कर रही थी। उसका जी चाहता था यही आग वो आशिर के वजूद में भी भड़का दे। बेहद मसरूफ़ से अंदाज में वो टेबल पर अखबार बिछाए शायद सुर्खियाँ देख रहा था। एकान ने चाय का कप उसके सामने रखा और कमरे में चली गई। चंद लम्हों बाद वो बाहर आई थी। कुर्सी घसीट कर वो उसके करीब बैठ गई। चाय पीते पीते आशिर ने निगाह उठाकर उसे देखा और बेहद चौंका। एकान, क्या हुआ तुम्हें? वो जवाब दिए बिना उसे देखती रही। तबीयत ख़राब है? इतनी सुर्ख आंखें जैसे रोती रही हो रात भर। उसने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छूना चाहा। एकान ने अपने हाथ से उसका हाथ परे किया। एकान, उसने बेयकीनी से देखा। एकान ने ऐन उसकी नज़रों के सामने मुट्ठी खोली थी। उसके हाथ पर वही टिश्यू धरा था। क्या है ये? आशिर ने हैरान होकर पूछा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है। उठाओ इसे और बताओ कि ये मोहब्बत की निशानी किसकी है, किसके लिए है और क्यों है। आशिर मोहताज सा हो गया। उसने धीरे से टिश्यू उठाया और अगले ही पल सब समझ गया। उसमें से लीज़ा के मखसूस परफ्यूम की निहायत तेज़ खुशबू आ रही थी। एकान पलक झपकाए बगैर उसके तासुरात देख रही थी। आशिर ने टिश्यू की तह खोली, फिर गैर इरादी तौर पर ही उसके लबों से गहरी सांस बरामद हुई थी। ये कहाँ से आया? उसने एकान से पूछा। गैर ज़रूरी सवाल है। इन ज़रूरी सवालों का जवाब दो आशिर, जो मैंने तुमसे पूछे हैं। आशिर ने जज्बज़ होकर उसे देखा था। मैं कह सकता हूँ एकान कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये लीज़ा की हरकत है। उसी ने जानबूझकर ये मेरी जेब में रखा होगा। एकान का तनफ़्फ़ुस तेज़ हो गया। वो उसे यकटुक देख रही थी। जानते हो आशिर, मर्द के ज़ेब तन किए लिबास में अगर कोई लड़की कुछ रखना चाहे तो उसे उस मर्द के कितना करीब होना पड़ता है। आशिर लम्हा भर के लिए दम बखुद सा हो गया। फिर वो कुछ बोलने के लिए अल्फाज का इंतखाब करने लगा। देखो एकान, बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। कौन है ये लीज़ा? वो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। लीज़ा मेरी दोस्त, वहाँ जापान में वो मेरे साथ। जापान? बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गईं। वो जापान से तुम्हारे साथ आई है? नहीं, वो जज्बज़ हुआ। वो मेरे साथ नहीं आई, वो बाद में अभी कुछ दिन पहले ही आई है। तुम उसे लेने एयरपोर्ट गए थे? एकान को गुज़िश्ता दिनों में रूनुमा होने वाले वाक़यात याद आने लगे। और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दोस्त की फैमिली आई है, और उस दिन के बाद से तुम पूरा दिन आधी आधी रात तक गायब रहे। मुझसे मुख्तलिफ झूठ बोलकर अपनी मसरूफियत का जवाब पैदा करते रहे। ओह आशिर, मैं पागल हो जाऊंगी। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। एकान, प्लीज़ यार, मुझ पर एतबार करो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, महज वक्त गुजारी के चंद लम्हात। दरअसल उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं ना चाहते हुए भी वहाँ जापान में अकेलेपन की वजह से हम कुछ करीब हो गए थे। वह हकलाने वाले अंदाज में बेतुकेपन से वजाहत करने की कोशिश में न जाने क्या कुछ कहता चला जा रहा था। एकान जैसे पत्थर बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से टपाटप आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है आशिर, बहुत बड़ा। बेयकीनी, बेएतबारी का दुख, बेवफाई का दुख। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेतौकीरी नहीं। तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो रोते हुए उठी और भागते हुए बेडरूम में चली गई। दरवाज़ा उसने अंदर से लॉक कर लिया था। आशिर पशेमानी के साथ अपनी जगह बैठा रह गया था। रबिया को दूर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि सामने जो झिलमिलाहट दिखाई दे रही है वो यकीनन पानी की है। वो बहुत बड़ा तालाब था, इतना बड़ा कि उस पर झील होने का गुमान हो रहा था। चांदनी रात में उसके शफाफ पानी की चमक चांद की किरणों का अक्स थी, यूँ जैसे रुपहली चादर बिछी हो। रबिया कदम बढ़ाती चली गई, लेकिन ये क्या, वो जितना आगे बढ़ती थी पानी भी उतना ही दूर हट जाता था। वो तेज़ तेज़ चलने लगी, पानी भी तेज़ी से दूर होने लगा। क्या वो शराब था? क्या वो किसी रेगजार में थी? क्या वो फरेब नज़र था? क्या वो कोई तमन्ना थी? रबिया भागने लगी। भागते भागते उसकी टांगों में दर्द होने लगा, लेकिन पानी उतना ही दूर। रबिया, एक ठंडी मीठी आवाज़ कहीं से उभरी थी। रबिया, आओ, मेरे पास आओ। रबिया ठिठक कर रुक गई। किसकी आवाज़ है ये? उसने चारों तरफ देखा। ये शनासा मेहरबान आवाज़। रबिया, रबिया आओ, मैं यहाँ हूँ रबिया, तुम्हारे सामने। रबिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। दफतन चांद को बादलों ने अपनी ओट में ले लिया। कुछ लम्हे कबल जगमगाता माहौल अचानक अंधेरे में बदल गया और फिर रबिया ने बारिश बरसती महसूस की। उसने हाथ फैलाए और आगे बढ़ना शुरू किया। आवाज़ उसे मुसलसल आ रही थी। रबिया का जहन उसकी पहचान को गिरफ्त में लाने से कासिर था, लेकिन शनासाई मुसलसल महसूस हो रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? वो पागलों की तरह आगे बढ़ रही थी। यकायक उसे ठोकर लगी, बड़े ज़ोर की ठोकर, और इससे पेशतर कि वो गिर पड़ती उसकी आँख खुल गई।
वो बिस्तर पर लेटी हुई गहरे गहरे सांस भर रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बराबर में लेटी हुई अनीका उठकर बैठ गई। रबिया, वो उठकर उसके करीब चली आई। क्या हुआ है? रबिया भी उठकर बैठी। पानी, बमुश्किल बोली थी वो। मुझे पानी चाहिए। मैं लाती हूँ, तुम शायद ख्वाब में डर गई हो। अनीका ने उसका शाना थपथपाया, फिर वो बिस्तर से उतरकर फ्रिज की जानिब बढ़ गई। अपनी सांसों से उलझती रबिया अब खुद से उलझ रही थी। क्यों देखती थी वो ऐसे ख्वाब? किसकी दावत पेहम उसे बुलाती थी? उसे कहाँ जाना था? उसके लाशऊर में क्या दफन था? अनीका उसे पानी पिलाकर फिर से लेटकर सो चुकी थी, लेकिन रबिया अब पिछली कई बार की तरह ना सो सकी। अब वो संजीदगी से इन ख्वाबों के मुतालिक सोच रही थी। ये तसलसल इत्तफाक नहीं था, कोई वाकई उसका मुंतज़िर था, लेकिन कौन? वो तेज़ी से रैकेट घुमाते हुए अपने पोर्शन की जानिब जा रहा था जब उसने लॉन के पिछले हिस्से में छत को जाती हुई सीढ़ियों पर किसी को बैठे देखा। नाफे ठहर गया। दूर से वाज़े नहीं था, लेकिन वो समझ गया कि इस वक्त इस सियासत भरे माहौल में इस तरह तन्हाई में कौन बैठ सकता है। एक कड़वाहट सी उसके हलक में उतरी। सर झटककर उसने पहले की तरह रैकेट घुमाते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन न जाने क्या बात हुई, वो आगे बढ़ ना सका। उसने फिर उसी जानिब देखा, चंद लम्हे सोचा, फिर उसके कदम बेइख्तियार ही सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए थे। वो अरीशा ही थी, कासनी रंग के मलगजे शिकन आलूद लिबास में मलबूस, घुटनों पर ठोड़ी टिकाए वो बेहिस्सो हरकत बैठी थी। नाफे उसके करीब जा रुका। अरीशा ने सर उठाया, दोनों की निगाहें टकराईं, फिर उसने किसी तासुर के बगैर वापस सर झुका लिया। नाफे ने देखा, उन निगाहों की वो पिछली हकारत और नफरत अब मादूम थी। अब वहाँ बुझे हुए चिरागों की सी कैफियत थी, ना कोई तासुर, ना सोच, ना ख्याल। उसने गहरी सांस भरी, फिर वो एक कदम आगे बढ़कर उसके बराबर बैठ गया। अरीशा के वजूद में कोई तब्दीली ना हुई। अरीशा, उसने नरम लहजे में पुकारा। कहो, बेतासुर जवाब आया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सब मसले ख़त्म हो चुके हैं, अब तो एक इंतज़ार बाकी है। कैसा इंतज़ार? वो उलझा। इस बात का कोई जवाब न आया था। नाफे कुछ देर खामोश रहकर लफ्ज़ों को तरतीब देने लगा। देखो अरीशा, फिर वो बोला, कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका कोई हल ना निकाला जा सके। मैं जानता हूँ जब से हमारी मंगनी हुई है तुम जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई हो, और जब से निकाह हुआ है तब से तो तुम जैसे बिल्कुल बुझ ही गई हो। देखो, मैं एक खुले जहन का इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ हर इंसान को अपनी ज़ाती राय, पसंद नापसंद के मुताबिक फ़ैसले करने का कुल्ली इख्तियार हो। मेरा ख्याल है हमारे मामले में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसी बात ने तुम्हें हर्ट किया है गालबन। शायद मैं तुम्हारे उस मेयार पर पूरा नहीं उतरा जो तुमने अपने जीवन साथी के बारे में अपने जहन में कायम किया था। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। अरीशा यूं बैठी थी जैसे वो ये सब कुछ किसी और से कह रहा हो और अरीशा का उन बातों से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। अरीशा, अगर ऐसी बात है और तुम्हारी इस कैफियत की वजह यही है तो यकीन मानो मैं किसी ज़बरदस्ती का साथ नहीं दूंगा। तुम में ना हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसे जबरी फैसलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। कानूनन शरन तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इस रिश्ते को तस्लीम करने से इनकारी है तो मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि तुम्हें पाबंद रखने के बजाय आज़ाद कर दूँ। लेकिन प्लीज़ एक मरतबा अपने मुँह से कह दो कि तुम आज़ादी चाहती हो। ये बंधन तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे है। तुम एक मरतबा कह दो, फिर वही होगा जो तुम चाहोगी। एक जीते जागते इंसान को इस तकलीफ़ हालत में देखना कम अज़ कम मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर है। अरीशा उसी बेनियाजी से बैठी रही। नाफे ज़िच हुआ। बोलो अरीशा, खुदा के लिए कुछ बोलो, जवाब दो मेरी बात का। मुझे किसी बंधन या आज़ादी से अब फ़र्क नहीं पड़ता नाफे। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर गोया हुई थी। मैं अब जैसी हूँ मरते दम तक शायद ऐसी ही रहूँगी। आखिरी दम, बस उसी का इंतज़ार है। वो उठ खड़ी हुई। हाँ, अगर तुम अपने तौर पर कोई फ़ैसला करना चाहो, कोई कदम उठाना चाहो तो तुम्हें इख्तियार है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हर खुशी से दस्तबरदार हो चुकी हूँ। वो धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से चली गई थी। नाफे हैरानी से बैठा उसके लफ्ज़ों पर गौर करता रह गया। शहला थकी हारी हॉस्पिटल से लौटी तो शदीद प्यास लग रही थी। पानी पीने की गर्ज से वो किचन में दाखिल हुई तो जले भुने तेवरों से फिर दोस्त बेगम ने उसकी जानिब देखा था। शहला ठिठक सी गई। अस्सलाम अलैकुम, उसने मुस्कुराकर शीरीं लहजे में सलाम किया। वस्सलाम, उन्होंने जवाब देने के साथ सर को भी झटका दिया था। आप क्या कर रही हैं? उसने उनके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए दोस्ताना से अंदाज में पूछा। रो रहे हैं अपनी जान को, वो जहरखंद लहजे में गोया हुई। बूढ़ी हड्डियों को घिस रहे हैं। सोचा था बहू घर में आएगी तो जान को सुख नसीब होगा, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन हमसे बदनसीबों की किस्मत में आराम हो तब ना। सुबह हांडी शाम हांडी, यही करते हम 4 दिन बीमार होंगे और खैर से अपनी आराम गाह को पहुँचेंगे। बहू को दूसरे मरीज़ निपटाने से फुर्सत नहीं।
शैला हद दर्जा खजल हुई थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर चमचा उनके हाथ से ले लिया। आई एम वेरी सॉरी, मैं कल से ज़रूर खाना पकाकर ड्यूटी पर जाऊंगी। आफ्टर ऑल ये भी मेरी ड्यूटी है। आप आराम करें, मैं खाना पकाती हूँ। फिरदौस बेगम ने हाथ में पकड़ा चमचा उसे देने में तामुल ना किया था। आलू डलेंगे गोश्त में, दाल भी रखनी है दूसरे चूल्हे पर। मैं सोच ही रही थी। मैं देख लेती हूँ, आप जाएं प्लीज़। वो बहुत घबराई हुई थी। हाँ, हम भी इंसान हैं, कहाँ तक चुप रहते। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए बाहर निकली थी। शैला ने ना जाने कब का रुका सांस बहाल किया। उसने कपड़े तब्दील करने का इरादा तर्क करके गोश्त भूनना शुरू कर दिया था। वैसे सच कहूँ राफे, जोड़ी खूब जच रही है। उसके कानों में हाशिम का शरारती लहजा गूंजा। उसने सख्ती से आंखें मींची। आंखें बंद करते ही गुलाबी कपड़ों में मलबूस वो हार सिंगार के फूलों सी लड़की पर्दा उफक पर मुस्कुराने लगी थी। राफे ने घबराकर जल्दी से आंखें खोल दी। खुदा करे राफे, तुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए। हाशिम फिर तसव्वुर में गुनगुनाया था। सत्यानाश तेरा, वो बड़बड़ाया। और कोई बद्दुआ नहीं दे सकता था। मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दुआ दी है। हाशिम की हंसी उसके कानों में गूंजी। राफे ने गहरी सांस भरी। ठीक ही कहते थे तुम हाशिम मियाँ, बद्दुआ दी थी तुमने मुझे। मेरी पुरसकून मुतमईन ज़िंदगी में इस तरह की लहरें तुम्हारी इस बद्दुआ से ही उठी हैं। हमने तुम्हारे लिए दुआएं की और देखो तुम मुतमईन और शादाब बैठे हो। बोलो, हक के दोस्ती किसने अदा किया? वो उठकर टहलने लगा। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो रात की ठंडी हवा में खुली छत पर टहलता रहा। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। न जाने कहाँ किसने नूरजहाँ की आवाज़ में खूबसूरत गज़ल लगाई हुई थी। हवा के दोष पर तैरते हुए रसीले लेकिन अपनी आँच में मध्यम मध्यम सुलगते बोल उसकी समाअतों से आ टकराए। राफे का दिल एकदम उदास हो गया, बेतरह बेहद उदास। एक अजीब तड़प थी जो उसके अंदर उठी थी। उसे देखने की तड़प, उसे पाने की तड़प। फिर उसे कुछ चेहरे याद आए। अपनी माँ का शगुफ्ता मुस्कुराता चेहरा, अपने बाप का बारोब मगर पुरशफ़क़त चेहरा, अपनी बेवा पुप्पी का उदास मगर पुरयकीन चेहरा। वो इतने चेहरों से झूठ नहीं बोल सकता था। वो सिर्फ खुद से झूठ बोल सकता था और अब तक बोल रहा था, लेकिन शायद अब वो भी नाकाम हो चला था। राफे, उसे अपने बाप के अल्फाज अब तक याद थे। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरी उम्मीदों आरजुओं का मरकज़। न जाने क्यों हर बाप को अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने की इतनी शदीद तमन्ना होती है। खैर, तमन्ना पूरी होने में तो अभी वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ बेटा कि इस ख़ानदान के अफराद एक दूसरे की मजबूती हैं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे का मान है। और हम बुज़ुर्गों का मुतफ़क्का फ़ैसला है कि हम एक दूसरे की ताकत में इजाफ़ा करेंगे, कमी नहीं। बेटा, तुम जवान हो, यकीनन तुम्हें तुम्हारे फ़ैसले करने का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन अगर तुम ये इख्तियार अपने वालिदैन को सौंप दो तो हम मरते दम तक तुम्हारी फर्मा बरदारी पर मशकूर रहेंगे। आप जैसा कहें बाबा, उसने सादतमंदी से कहा था। भाई साहब का इंदिया अरीशा के लिए है और राबिया का वर्ता के लिए। अब तुम बताओ, तुम्हारी पसंद क्या है? मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं है बाबा, मैंने कहा था ना, आपको इख्तियार है। तुम किसे तरजीह देते हो? अरीशा तो, वो झिझका, अभी काफ़ी कम उम्र है और कतरे ना समझ। और वर्ता? वर्ता पता नहीं बाबा, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा, जो आप बेहतर समझें। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, आगे सोचना हमारा काम है। और वह मुतमईन सा चला आया था। गुजरे हुए सालों में उसे कभी ये बातें याद ना आई थी, लेकिन अब अक्सर याद आती थी। कभी कभी उसका जी चाहता था वो घड़ी की सुइयों का रुख मोड़ दे, वक्त उल्टे कदमों चल पड़े। उसका दिल अक्सर ये लाहासिल तमन्ना करने लगा था। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। माज़रत ख्वाह हूँ बहुत ज़्यादा कि आपको आज बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा। दरअसल आज मैं दिन में जो है वो कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, रात में नहीं कर सकी थी और अब जो है वो दिन में ज़ाहिर है शोर शराबा होता है, इसी वजह से मैं करती नहीं हूँ दिन में, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। ज़रूरी था कि एपिसोड आप लोगों को लाजमी मिले, आप लोगों तक लाजमी पहुँचे, तो इसलिए शोर शराबे के साथ ही रिकॉर्डिंग करना पड़ी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो है वो ऐसा ना हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये थोड़ा सा शोर आज के दिन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। माज़रत ख्वाह हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।